नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। धान की कटाई के बाद अवशेषों का प्रबंधन। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई कर दी है तो उनकी फसल अभी जमाव की अवस्था पर होगी। तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि बुआई के बाद किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसलिए आप कैसे करें सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्यों को, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. बिलैया। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में सरसों की फसल लगाई हुई है वो तकरीबन 1 माह की अवस्था में पहुंच गई होगी। अब ये अवस्था बहुत ही उपयुक्त अवस्था है। इस अवस्था में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक बात है अच्छा उत्पादन लेने की है, तो यदि खेत को नीदा रहित अगर किसान भाई रखते हैं तो आपका द्वारा उपयोग किया गया सारा पोषक तत्व और आपके द्वारा दिया गया पूरा पानी आपकी फसल को उपलब्ध होगा, जिससे कि अच्छी उपज की प्राप्ति की जा सकती है। तो किसान भाइयों, बुआई के 15-20 दिन बाद खेत में घने पौधे उखाड़कर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। और जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं तो वो बुआई के 2 दिन के अंदर ऑक्सीफ्लोरोफिन दवा की 700 से 800 मिलीलीटर मात्रा को लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पीछे की ओर चलते हुए फ्लैट फैन नोजिल की सहायता से छिड़काव करें, जिससे फसल 40 से 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। जहाँ पर भी यदि नीदाओं की समस्या है, चौड़ी पत्ती वाले हों चाहे सकरी पत्ती वाले हों, तो यहाँ पर संभव हो यदि लाइन से बोनी किए हों तो 2 लाइन के बीच में आप हैंड हो जो आती है उसको चला के गलते नीदाओं का नियंत्रण कर सकते हैं। या जहाँ पर छिड़काव द्वारा बोनी की गई है तो हाथ से नीदा को उखाड़कर नीदा रहित किया जा सकता है खेत में। तो जहाँ तक बात है पानी की, तो जहाँ भी किसान भाइयों की फसल 1 महीने की हो गई है और पानी की कमी महसूस किसान भाई कर रहे हैं फसल में, तो वहाँ पे पहले तो पानी की व्यवस्था की जाए। हल्की सिंचाई लगाना है ताकि पानी लगाने से फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है। दूसरा, जहाँ पर भी पानी किसान भाई लगा लिए हैं तो पानी के बाद जब भी स्थिति आपको चलने लायक बनती है तो उसमें आप पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति अवश्य कर दें, क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप यदि पोषक तत्व आपने नाइट्रोजन यूरिया का एक बार छिड़काव कर दिया तो जितनी मात्रा में आपकी शाखाएं उसमें निकलेगी और उन शाखाओं में जितना बढ़वार होगी उतना ज़्यादा वो उत्पादन में वृद्धि पाई जाएगी। तो इसलिए ऐसे समय में किसान भाई सिंचाई के बाद नाइट्रोजन का छिड़काव अवश्य करें, यूरिया का छिड़काव अवश्य करें, ताकि पौधे की बढ़वार को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। अब आखिरी बात जो बनती है कि किसी भी प्रकार की कीट व्याधियों की यदि परेशानी किसान भाई अपने खेत में देख रहे हैं तो इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। मौसम में नमी सबसे ज़्यादा रहती है और नमी रहने के कारण जो रस चूसक कीड़े जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरसों की फसल में लगते हैं। यह छोटे कोमल शरीर वाले हरे रंग के कीट होते हैं जिनके झुंड पत्तियों, फूलों तथा पौधों के अन्य कोमल भागों पर चिपके रहते हैं और रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें और इसके नियंत्रण के लिए 10 से 15 येलो ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगा दें, जिससे कीट ट्रैप की ओर आकर्षित होकर उस पर चिपकने लगते हैं।
इससे किसानों को पता लग जाता है कि हमारी फसल में माहू कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। किसान भाइयों, यदि माहू कीट का प्रकोप आपकी फसल में कम देखने में आ रहा है तो आप इसकी रोकथाम हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें और ध्यान रहे कि घोल बनाते समय उसमें सर्फ या शैम्पू अवश्य मिलाएं। ऐसी स्थिति में यदि किसान भाई डाइमेथोएट 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिला के यदि अपन छिड़काव करें तो जितने भी रस चूसक कीट हैं, जैसे माहू है, जैसिड है, थ्रिप है, तो ऐसे रस चूसक कीड़ों से भी अपन फसल को बचा सकते हैं। वाइट रस्ट एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी है जो कि सरसों की समस्या सरसों में समस्या पैदा करती है। तो ऐसी जगह यदि जहाँ पर भी वाइट रस्ट यदि किसान भाई देख रहे हैं तो ऐसे उसमें कोई भी सिस्टमिक फंजीसाइड रीडोमिल दवा है 2 ग्राम दवा पर लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला के यदि छिड़काव कर दिया जाए तो वाइट रस्ट से सरसों की फसल को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में धान की कटाई का कार्य चल रहा है और अक्सर देखने में आता है कि किसान फसल कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही खेत में मौजूद सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे खेत की मिट्टी बंजर होने लगती है। ऐसे में इन फसल अवशेषों का सही तरीके से प्रबंधन करके आप ऐसी परेशानी से बच सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं CSSRI करनाल के डॉक्टर मनीष ककरालिया से। धान की अभी कटाई चल रही है, लेकिन जो किसान क्या होता है कि वो ये सोचता है कि हमने कटाई कर ली और हम इसको कैसे प्रबंधन करें कि हमारा जो खेत है वो जल्दी से खाली हो जाए। विगत 1 दशक से खेती में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, साथ ही खेतिहर मजदूरों की कमी की वजह से भी यह आवश्यकता बन गई है, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में फसल अवशेष खेत में रह जाते हैं, जिनका समुचित प्रबंधन एक चुनौती है। फसल अवशेष जलाने से जमीन की ऊपरी सतह पर बने रहने वाले सूक्ष्म जीव, मित्र कीट और कीचुए नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी कमी आती है। इसके अलावा पराली जलाने से मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती है। तो इसके लिए हम जो एक है हमारी जो बेलिंग सिस्टम है, बेलर के द्वारा जैसे हमने कंबाइन से कटवा लिया, इसके बाद जो बेलर होता है उसके माध्यम से हम इसमें बेलिंग करके और दूसरी जगह हम इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जो कंबाइन के पीछे एक SMS लगा होता है, स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम, उसके द्वारा हम जो पराली होती है वो कंबाइन से कटवाते हैं, लेकिन जो पराली बड़े बड़े फाने होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उसमें हम जो हमारी गेहूं की या दूसरी कोई भी फसल है उसकी आराम से हम उसमें फानों के अंदर या जो पराली है उसके अंदर पूरी हम आगे की फसल की हम बिजाई कर सकें। तो उसके द्वारा हम जो हमारा स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम है कंबाइन के पीछे, उसके द्वारा हम इसमें जो धान के जो पराल है उसको हम आराम से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आगे हम बिजाई करेंगे उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा फसल की कटाई के उपरांत रोटावेटर से जुताई करके एक पानी लगा देने से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर बाद में अगली फसल की बिजाई या रोपाई आसानी से की जा सकती है। धान के अवशेषों की जुताई करके पानी लगा देने से प्रबंधन संभव है। साथ ही 20 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देने से अवशेषों के विगलन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। फसल अवशेषों का प्रयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही बेस्ट डिकम्पोजर का फसल अवशेषों में प्रयोग करने से यह खाद के रूप में तेजी से परिवर्तित होते हैं। और इसके अलावा हम बात करें, यदि मुनाफे की बात करें तो हम यदि कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इससे कितना मुनाफा होगा। तो यदि हम लेबर की बात करें तो लेबर आप देखोगे कि अब 1 एकड़ है उसमें हमारी मतलब 5 लेबर की भी हम बात करें तो वो 2 दिन तो लगाएगी 1 एकड़ काटने में, लेकिन 2 दिन भी नहीं तो 1 दिन पूरा लगेगा उनको।
तो यदि हम बात करें तो वो मतलब 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये के समथिंग जाएगा। लेकिन हम यदि कंबाइन के द्वारा और इसमें SMS लगा हुआ हो तो एक दिन में हम कितना तो एरिया हम काट सकते हैं। दूसरा हमारा जो कंबाइन से हमारा जो खर्चा होगा वो कितना कम होगा। तो इससे सीधा एक फ़ायदा है किसानों को कि हम जो दूसरी मशीनें हैं जो हमारी SMS है या दूसरी भी वो बेलर के द्वारा है या दूसरी हमारी जैसे मल्चर है मल्च द्वारा, तो उससे हमारी जो पराली है उसको हम आराम से प्रबंधन करें और जो हमारी उर्वरक शक्ति है जैसे मिट्टी में जो मुख्य ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं वो भी इससे क्या पराली को जैसे जैसे हम मिट्टी के ऊपर छोड़ते हैं मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो उसे काफ़ी मात्रा में जो उर्वरकता शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्रबंधन है किसानों के लिए इस समय। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में पेनिकल माइट का प्रकोप होने पर बाली में पौधे व बदरंग दाने व तने पर भूरापन देखकर पहचान किया जा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन 0.5 मिलीलीटर या प्रोपिकोनाजोल 2 मिलीलीटर और प्रोफेनोफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर दर से छिड़काव करना चाहिए। धान की फसल में कटुआ कीट की इल्ली बाली की अवस्था में बालियों को काटकर खेत में गिरा देती है। एक इल्ली प्रति पौधा होने पर इसके नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5 SP की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। जैसे धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, धान के बचे हुए अवशेषों को खेत में मिला दें, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही साथ यह पलवार का भी काम करती है, जिससे मृदा में नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा सकता है। किसान भाई सरसों की खेती के लिए पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, क्रांति, वरदान, वरुणा और छत्तीसगढ़ सरसों किस्म का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई बुआई से पहले बीजों को थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से फफूंदनाशक से उपचार करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीत ऋतु में सब्जियां जैसे फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी की बुआई शुरू करें। गभार भूमि में उतेरा के लिए उपयुक्त फसल जैसे अलसी, तिवरा और मटर का चुनाव करके बीज की व्यवस्था करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपणी लगाने की तैयारी करें। जिन कृषकों के पास केला और पपीता का पौधा तैयार है उसे मुख्य खेत में लगाएं। अपने मवेशियों को खुरहा, चपका बीमारी का टीका लगवाएं। गाजर घास पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पशुओं को इसे खाने से बचाएं। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। सिंचित क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बरसीम चारा लगाने की तैयारी करें। सितंबर माह में बकरियों, भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से 10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बघौरी, जिला बैतूल के कृषक मनोहर दास ने। ये कृषि वानिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मनोहर दास जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंक। जिस खेत में हम खड़े हैं इस पद्धति को एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक खेती करने का ये टिकाऊ प्रबंधन है
जिसमें मुख्यतः 3 घटक का जो है समावेश किया जाता है। ये घटक कौन कौन से हैं? जैसे पेड़ पौधे, फसलें और पशुपालन। इनको हम एक ज़मीन के एक हिस्से पे लगाएंगे और किसान इससे अपनी बहुआयामी मल्टीपर्पज़ जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। फसलों के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ और टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा और फलियां, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद मिलते हैं। कृषि और पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। कृषि वानिकी किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। इसमें किसान ज्यादा पैसा कमाने के साथ साथ पर्यावरण को सुधारने और खराब होने से बचाने में भी मदद कर सकता है। कृषि वानिकी के सकारात्मक प्रभाव से हर किसी को फायदा मिल सकता है। इस प्रकार कृषि वानिकी के फायदे हैं अनेक। सबसे बड़ा फायदा है किसान को डाइवर्सिफिकेशन। बारिश नहीं होती है, किसान ने अगर गेहूं ही लगाया है तो उसकी पूरी की पूरी गेहूं जो है बारिश की बिना अगर सूखा पड़ रहा है तो कोई प्रोडक्शन नहीं होती है। अगर वो कृषि वानिकी को अडॉप्ट करता है, उसमें वो पेड़ पौधे भी लगाए हैं, पशु भी पाले हैं और फसलें भी लगाई है, तो जो 2 कंपोनेंट हैं, जो 2 घटक हैं, पेड़ पौधे और पशु से उसको कुछ ना कुछ आमदनी मिलती रहेगी। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक वन है, नेचुरल फॉरेस्ट है, उससे हम लकड़ी लेते थे, चारा लेते थे, ईंधन लेते थे और इमारती लकड़ी। लेकिन जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने ही फार्म से हम कलेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसके ऊपर आम आदमी का प्रेशर कम होगा, वो कंजर्व होंगे और लॉन्गर टाइम तक जो है हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा फायदा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये रोजगार की उत्पत्ति भी करती है कृषि वानिकी। इसी तरह जो हमारा वाटर कंजर्वेशन की बात करें, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें तो कृषि वानिकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसका महत्व होगा। अब जैसे किसान कृषि वानिकी से अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो जहां हम खड़े हैं एक हमने एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम बनाया है। इसका एक घटक है द्रेक, मिलिया अजेड्रेक्स इसको बोलते हैं, और इस बीच में जो हमने क्रॉपिंग की है वो मूली की क्रॉपिंग की है। और एक चयन करते वक्त किसान और बागबानों को एक ध्यान रखना है कि हमें कृषि वानिकी में उन पौधों का ही चयन करना है जो शॉर्ट रोटेशन हो, जिनका थोड़े टाइम में 7-8 साल में जो हमें लकड़ी दे सके, टिम्बर मिल सके और साथ साथ में जो है दूसरे प्रोडक्ट भी उनसे मिल सकें। तो जैसे ये मिलिया अजेड्रेक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि द्रेक का पौधा जो है इसको लगाया है, इसकी लाइफ स्पैन जो है 10-12 साल तक, 15 साल तक के हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, 9 साल में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ट्री कंपोनेंट जो है वो सॉइल को एनरिच कर रहा है, सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट जा रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, लीफ शेडिंग हो रही है, लीटर डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे भी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए सॉइल को भी ये इम्प्रूव करता है। इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि इसको रो टू रो हमने 3 या 4 रो इसकी बनाई है। जो मिलिया लगाया है उसमें 2 दूरी रखी है, एक 5 मीटर की दूरी है, एक 4 मीटर की दूरी है, और एक रो से सेकंड रो के बीच में जो है 8 मीटर का फासला है। इसमें हमने 1 मीटर का जो है वो उसकी बिर्थ रखी है, जो जिसमें हमने प्लांटिंग की है कि इसकी जड़ें जो है 1 मीटर की ही पेरिफेरी में स्प्रेड करें, ताकि इस और न्यूट्रिएंट जो है ये ज़मीन नीचे से ले, और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो 15 सेंटीमीटर तक उनकी जड़ें जो है वो जाती है, इसे नीचे नहीं जाती। तो जो कंपटीशन होता था न्यूट्रिएंट के लिए या मॉइस्चर के लिए थ्रू रूट्स, वो भी हमने इसको चेक किया है। कई बार शेड आती है और शेड से जो हमारी रिडक्शन हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है कम होती है। आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट को, ट्री कंपोनेंट को हमने वर्टिकली मैनेज किया है। तो इस सिस्टम से जो है फार्मर जो है अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। फसलों के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ और टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा और फलियां,
इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद मिलते हैं। कृषि और पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। कृषि वानिकी किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। इसमें किसान ज्यादा पैसा कमाने के साथ साथ पर्यावरण को सुधारने और खराब होने से बचाने में भी मदद कर सकता है। कृषि वानिकी के सकारात्मक प्रभाव से हर किसी को फायदा मिल सकता है। इस प्रकार कृषि वानिकी के फायदे हैं अनेक। इसी तरह हमने एक दूसरा सिस्टम बनाया है। उसमें क्या लिया हमने, ग्रीबिया ऑप्टिबा, जिसको बोलते हैं ब्यूल, धामन और भीमल। सर्दियों की बात करें, सारे के सारे पौधों के पत्ते जड़ जाते हैं, लेकिन ये एक ग्रीन चारा जो हरा चारा है ये पशुओं के लिए प्रोवाइड करता है। इसको हमने 3 स्पेसिंग पे लगाया है। 1 इज़ 1 into 1 मीटर, देन 2 into 2 एंड 3 into 3। जो एक रो से दूसरे रो के बीच में दूरी है वो हमने 8 मीटर की रखी है। और बीच में हम क्रॉपिंग करते हैं। जो छायादार जो शेड लविंग क्रॉप्स है, जैसे हमारी टर्मेरिक है, जिंजर है, कोलोकेशिया है, आप इनकी भी खेती कर सकते हैं। तो रबी सीजन में जैसे मैंने बोला कि मूली ले सकता है किसान, और गेहूं लगा सकता है, सरसों लगा सकता है, गोभी लगा सकता है, कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, कैबेज लगा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन करनी है कि एक ही क्रॉप नहीं लगानी। अगर एक क्रॉप फेल हो जाती है तो दूसरी क्रॉप से फार्मर को इनकम। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।